एग्रीकल्चर किसी भी देश की लाइफलाइन होती है और फार्मर्स उस लाइफलाइन के कल्टीवेटर। सेम यही चीज इंडिया के साथ भी है। फिर क्यों इंडिया में फार्मर्स सुसाइड कर लेते हैं? क्यों वो इतनी मेहनत करने के बाद भी अपने बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पाते? एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के 2022 के रिपोर्ट के मुताबिक हर दिन इंडिया में 30 से ज्यादा किसान सुसाइड कर रहे हैं। ये बस कुछ ही आंकड़े हैं। सुसाइड रेट्स इससे कहीं ज्यादा हैं। कुछ मामलों में तो एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, जो रिकॉर्ड्स में आते ही नहीं। पंजाब के निर्मल सिंह, जिनके पिता ने 20 लाख का कर्ज ना चुका पाने के कारण इंसेक्टिसाइड पीकर अपनी जान दे दी। इसके बाद उनकी बहन ने भी अपनी जान दे दी, क्योंकि उनकी शादी का खर्च उठाने में उनका परिवार सक्षम नहीं था। और 2016 में उनके बेटे ने ट्रेन के सामने आकर अपनी जान दे दी, जब कीड़ों ने उनके कॉटन के खेतों को बर्बाद कर दिया, और वो उस वक्त सिर्फ 30 साल के थे। अकानवाली गांव के किसान लीला सिंह ने लॉकडाउन में फसल ना बेच पाने के कारण उनकी फसलें बर्बाद हो गई, जिससे उन्होंने अपनी जीविका चलाने के लिए बैंक से लोन लेने का डिसीजन लिया। लेकिन बैंक से भी उन्हें लोन नहीं मिल पाया और परेशान होकर आखिर में उन्होंने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। ये कहानियां यहीं तक सीमित नहीं है, ऐसी और भी कई कहानियां हैं। भारत में किसानों को लोन नहीं दिया जाता है। उनके इम्प्रूवमेंट्स के लिए कोई फैसिलिटीज या स्कीम्स नहीं है, और जो स्कीम्स या फैसिलिटीज हैं भी वो अच्छे से काम नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ बिजनेसमैन्स को टैक्स एजम्पशंस और टैक्स बेनिफिट्स दिए जाते हैं, और किसानों को क्या मिलता है? 2019 से 2023 के बीच के केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में बताया था कि फरवरी 2019 से जुलाई 2021 के बीच देश भर में 11.08 करोड़ किसानों को 1.37 लाख करोड़ रुपए दिए गए, जिसमें से 3000 करोड़ रुपए पाने वाले 42 लाख लोग तो ऐसे थे जो किसान थे ही नहीं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये पैसा गया कहाँ? आपको बता दें कि आसाम में 500 करोड़, पंजाब में 357.9 करोड़, महाराष्ट्र में 340.6 करोड़ और तमिलनाडु में 258.6 करोड़ रुपए ऐसे लोगों को मिले जो किसान थे ही नहीं। जब इस पूरी मामले की जांच हुई तो कुछ तथ्य सामने आए। इस योजना में काम कर रहे एक अधिकारी ने बताया कि मोदी जी ने कहा था कि पैसा जिसको लेना है वो ले लो और हमें वोट दे दो। इस बात से ये बात समझ में आती है कि ये स्कीम सिर्फ वोट बैंक बनाने के लिए लॉन्च की गई थी, और ये चीज़ इस देश में कोई नई चीज़ नहीं है। अक्सर ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। आपको बता दें कि पीएम किसान योजना को पहली बार 2019 में लॉन्च किया गया था, ठीक इलेक्शन से पहले। उस समय इस योजना से बहुत से लोगों को जुड़ने की होड़ लग गई थी। सरकार ऐसा इसलिए करना चाहती थी क्योंकि उससे एक डेटा शो करना था न्यूज़ मीडिया के सामने, और लोगों को ये बताना था कि मोदी सरकार ने इतने किसानों की मदद की है। भले ही ग्राउंड रियलिटी पे पैसे किसानों तक पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन सरकार को सिर्फ डेटा चाहिए। एक कस्टमर सर्विस सेंटर ऑपरेटर ने बताया था कि बड़े अधिकारियों द्वारा उन पर दबाव बनाया गया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस योजना से जोड़ने के लिए। आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि आजकल जहां आधार कार्ड और पैन कार्ड को किसी भी सरकारी काम के लिए एक डॉक्यूमेंट के रूप में लिया जाता है, वहीं पीएम किसान योजना की पहली किस्त के लिए जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था उन लोगों के आधार डिटेल्स तो लिए ही नहीं गए थे। और ये चीज़ यहीं तक सीमित नहीं थी। इस योजना के लिए सरकार ने जो पोर्टल बनाया था और जो उसके यूजर आईडी और पासवर्ड्स थे उन्हें भी बेचा जाने लगा। कस्टमर सर्विस सेंटर और साइबर कैफे ऑपरेटर्स को और उन पर दबाव बनाया गया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस योजना में जोड़ने के लिए। मई 2019 गंगाखेड़ शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड GSCL, जिन्होंने अपने यहाँ गन्ना सप्लाई करने वाले किसानों के नाम पर लोन लिया और अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। GSCL ने किसानों से गन्ना खरीदते वक्त उनकी KYC डिटेल्स ले ली और बैंक में लोन प्रपोजल के लिए सबमिट कर दिया। इसमें GSCL ने
केवाईसी एजेंट के रूप में काम किया। उसने बैंक में फर्जी लोन प्रपोजल्स किसानों के नाम पर दिए और किसानों के डिटेल्स को सबमिट किया जो उसने पहले ही केवाईसी के तौर पे ले रखी थी, और 772 करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन करवा लिया। बाद में फर्जी कंसेंट लेटर यानी कि सहमति पत्र सबमिट करके उन पैसों को GSCL के अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर करवा लिया। तो जो लोन किसानों को जमीन के आधार पर उनके एग्रीकल्चरल नीड्स को पूरा करने के लिए मिलने वाला था, उसे GSCL ने हड़प लिया। और ये केसेस के नंबर इतने तक सीमित नहीं हैं। बहुत सारे स्कैम्स किसानों के साथ साल दर साल होते रहते। जब सरकारी स्कीम से किसान को मदद नहीं मिल पाती है तो किसान ट्राई करता है कि शायद प्राइवेट बैंक से लोन मिल जाए तो वो अपने एग्रीकल्चरल नीड्स को पूरा कर सके, लेकिन वहाँ भी उन्हें राहत नहीं मिलती। तो आइए गौर करते हैं कुछ बैंक्स के स्कीम्स और उसके इंटरेस्ट रेट्स और टर्म्स एंड कंडीशंस पर। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एक सेंट किसान तत्काल स्कीम नाम की एक स्कीम है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.45% प्लस 1% ऑफ लोन अमाउंट एज प्रोसेसिंग फीस वो लोग चार्ज करते हैं। नंबर 2 पे इंडसइंड बैंक की क्रॉप लोन स्कीम जिसका इंटरेस्ट रेट रेंज है 7% से 16.75% पर एनम प्लस 2% ऑफ सर्विस टैक्स। नंबर 3 पे HDFC की रिटेल एग्री लोन स्कीम जिसका इंटरेस्ट रेट रेंज है 9.10% से 24.55% पर एनम प्लस 2 to 4% ऑफ लोन अमाउंट एज प्रोसेसिंग फी। और ये चीज़ें यहाँ तक सीमित नहीं हैं, कुछ और भी अलग तरह के चार्जेस किसानों को देने पड़ते हैं। कुछ कॉमन तरह के चार्जेस हैं जैसे कि लेट EMI पेमेंट चार्जेस। अगर किसान अपनी EMI टाइम से नहीं भरता है तो उसे उसका फाइन देना पड़ता है। अगर किसान चेक से पेमेंट करता है और चेक अगर कहीं बाउंस हो जाए तो उसके लिए भी उसे फाइन पेमेंट करनी पड़ती है। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस और कोलैटरल जैसे कि उसके जमीन, मेनली किसान अपनी जमीनी गिरवी रखते हैं या उनके गहने वगैरह वगैरह। वहीं दूसरी तरफ बड़े बड़े बिजनेसमैन को हजारों करोड़ों का लोन बिना किसी कोलैटरल और वेरिफिकेशन के दे दिया जाता है और वो पैसे लेकर दूसरे देशों में भाग भी जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे विजय माल्या और नीरव मोदी। बाद में इस चीज़ को कवर अप करने के लिए गवर्नमेंट ये कहती है कि बिजनेसमैन को लोन इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो देश की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं, GDP को बढ़ाने में कंट्रीब्यूशन देते हैं और इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में भी मदद करते हैं। तो मेरा आप सभी से एक सवाल है कि क्या हमारे लिए खाना इंपॉर्टेंट है? अगर आपका जवाब हाँ है तो फिर क्यों किसानों को इस देश में इतना नजरअंदाज किया जा रहा है और क्यों उन्हें इतना सप्रेस किया जा रहा है? और क्या किसान देश की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट नहीं करते, GDP की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट नहीं करते? हर दिन बढ़ती महंगाई के साथ बीज के दाम, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स के दाम, फर्टिलाइजर्स के दाम बढ़ते जा रहे हैं जो एक खासा परेशानी क्रिएट कर रहे हैं किसानों के लिए। उसी के साथ साथ लेबर कॉस्ट, एडवांस मशीनरी जैसे कि हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल, इनके इस्तेमाल की भी जो कॉस्टिंग है वो भी साल दर साल बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम भी किसानों को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए किसान लोन लेता है और लेते जाता है, पर उनकी इतनी आमदनी नहीं होती कि वो उस लोन अमाउंट और इंटरेस्ट के अमाउंट को पे कर सके, और इसी स्ट्रेस और डिप्रेशन में उनकी जिंदगी, उनके परिवार की जिंदगी बर्बाद हो जाती है और वो सुसाइड कर लेते हैं। पानी की बढ़ती कमी और बदलता मौसम भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसानों की प्रॉब्लम्स को बढ़ाने में। हमारे यहाँ वाटर फैसिलिटीज, वाटर मैनेजमेंट और वाटर कंजर्वेशन जैसी कोई फैसिलिटीज या स्कीम्स नहीं है गवर्नमेंट के पास। ना फार्मर्स के लिए वेल स्ट्रक्चर इरिगेशन सिस्टम है जिससे वो अपनी एग्रीकल्चर नीड्स को पूरा कर सकें। किसान अपने अनाज अच्छे मार्केट में बेच नहीं पाते हैं क्योंकि वो उनकी पहुंच से बहुत बाहर हैं। वेल स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी न होने के कारण किसानों को अपने अनाज को दलालों को सस्ते दामों पर बेचना पड़ता है, जिससे दलाल उसको ऊंचे दामों में बड़े मार्केट्स में बेच के अच्छा मुनाफा तो कमा लेते हैं, पर किसानों को कुछ भी नहीं मिलता। NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक हाईएस्ट सुसाइड रेट्स जो अब तक रिकॉर्ड किए गए हैं वो महाराष्ट्र में है, तकरीबन 4248। फिर नंबर 2 पे है कर्नाटका 2392, तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश 917,
चौथे नंबर पर तमिलनाडु 729 और पांचवें नंबर पर मध्य प्रदेश 641। देश भर में जितने भी किसान सुसाइड करते हैं उसका 80% इन 5 स्टेट से ही होता है। 2012 की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक 2012 में कुल 1,35,445 लोगों ने सुसाइड किया था, जिसमें से 13,755 लोग किसान थे, जिसमें से 10,486 लोग कर्नाटका, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और केरला से ही थे। 2011 में कुल 1,35,585 लोगों ने सुसाइड किया था, जिसमें से 14,027 लोग किसान थे। वहीं 2010 में कुल 1,34,599 लोगों ने सुसाइड किया था, जिसमें से 15,963 लोग किसान थे। आपको बता दें कि 1995 से 2013 के बीच में कुल 2,96,438 किसानों ने सुसाइड कर लिया है। और ये नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे वैसे किसानों पे डिप्रेशन, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उनकी इनकम की जो ग्रोथ रेट है वो नहीं बढ़ रही है। आपको बता दें कि बिहार और यूपी जैसे बड़े राज्यों में और जहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, वहाँ के किसानों का सुसाइड रेट महाराष्ट्र, केरला और पौंडीचेरी से 10 गुना तक कम है। आपको बता दें कि पर 1 लाख मेल फार्मर्स पे जो सुसाइड रेट है वो 16.2% है, और वहीं फीमेल फार्मर्स पे हर 1 लाख फीमेल फार्मर पे सुसाइड रेट 6.2% है। ये नंबर्स किसी भी स्टेट में कम हो या ज़्यादा, ये चिंता का विषय है, और ये बस आंकड़े वो हैं जो रिपोर्टेड हैं। कई बार तो रिपोर्ट ही नहीं होती और कई बार डाटा को मैनिपुलेट किया जाता है, और उसका कारण साफ है, द पॉलिटिकल बेनिफिट्स।